नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स में एक ऐसा शेयर है जिसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं यूएस मार्केट के लिस्टेड गेमस्टॉप के शेयर के बारे में, जो सिर्फ एक ही महीने में $20 से उछलकर $500 तक गया और अब $500 से वापस $50 पर आ चुका है। तो अब यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस शेयर में गेम हुआ क्या है और किसने किया है इतना बड़ा गेम, कौन है ये लोग और क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है। सवाल ढेर सारे हैं और हमेशा की तरह सारे मुश्किल सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ तैयार हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। शुक्रिया सर, बहुत सारे सवाल इस पर बन रहे हैं और बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं जी। बेसिक सवाल सबसे पहले, गेमस्टॉप ये कंपनी कौन सी है? बेसिकली ये एक अमेरिका की कंपनी है और करीबन 37 साल पुरानी कंपनी है जी। और ऑलमोस्ट दिवालिया होने के कगार पर, पिछले कई सालों से नुकसान कर रही है, ठीक है, और प्रॉफिट है नहीं। धीरे धीरे अपनी शॉप्स बंद कर रही हैं। 800 दुकानें इन्होंने बंद की पिछले 2 साल में। काफ़ी सालों से घाटे में चल रही है। तो ये एक घाटे का कारोबार करने वाली, वीडियो गेम्स का कारोबार करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है, 37 साल पुरानी कंपनी है पर घाटे में है। और हाँ, मतलब किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं कि जब नुकसान ही नुकसान कर रही तो क्या करना है तो फिर ये खबरों में कैसे आ गई? खबरों में आई है ये अभी, ये जो अमेरिका में अचानक से इसके शेयर में एक्शन हुआ है जी। और बड़ा एक्शन हुआ है कि अचानक से ये जो शेयर, जो मंदी करने वालों का फेवरेट माना जाता था, कि आमतौर पर आपको लगता है ना कि जिन कंपनियों को बंद होने के आसार हैं, जहाँ कुछ होने वाला है नहीं, रिवाइव होगी नहीं, उनके शेयर आप कभी भी बेचो। करेक्ट, जिसे हम कहते हैं सदाबहार शॉर्ट, है ना। तो वो गेम स्टॉप वैसे ही एक शेयर था कि ये कभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं, लेकिन इसमें कुछ गेम ऐसा हुआ कि मंदी करने वाले बुरी तरह से फंस गए। और मंदी करने वालों को फंसाया कुछ लोगों ने, कुछ ट्रेडर्स ने। और ये जो शेयर $20 पर ट्रेड करता था, $20 से ट्रेड करते करते $500 आ गया। वाह, 20 से 500। वो अलग बात है कि 500 से वापस 50 भी हो गया। तो मतलब गेम दोनों तरह के चल रहे हैं। पहले ऊपर वाला गेम हुआ, अब नीचे वाला गेम हो रहा है। तो इसी वजह से ये स्टॉक पूरी दुनिया में सुर्खियों में। अच्छा, और एक कुछ वर्ड भी निकल कर आए इस पूरे एक्शन को समझने के लिए, वो होता क्या है, मतलब वो हुआ क्या है? शॉर्ट स्क्वीज। हाँ, तो इसमें हुआ ये कि जो ट्रेडर्स थे उन्होंने मंदी करने वालों को फंसाया। और जब कोई लोग मंदी करते हैं और उन्हें मजबूरन में अपनी मंदी की पोजीशन काटनी पड़ती, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। अच्छा, मंदी करना मतलब शॉर्ट करना। तो शॉर्ट कवरिंग सुना है सर, शॉर्ट स्क्वीज क्या? हाँ, शॉर्ट करना वो होता है कि आपके पास शेयर नहीं है लेकिन आप बेच देते हैं। अच्छा, इस उम्मीद में बेचते हैं कि बाद में जब ये नीचे आएगा मैं काट लूंगा। करेक्ट। तो जनरली आप शॉर्ट करते हैं, वापस नीचे में काट लेते हैं, तो उसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं जी। जो आमतौर पर ठीक सी बात है कि भाई चलिए आपने काट लिया। आमतौर पर आप नीचे काटते हैं ताकि मुनाफा हो, कभी कभी ऊपर भी काटते हैं। लेकिन जब आपने शॉर्ट किया और कभी शेयर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गया जी, और अनाप शनाप बढ़ गया, और तब आपको मजबूरी में इतने भारी भरकम नुकसान में अपनी पोजीशन को काटना होता है, तो उसे शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। यानी कि शॉर्ट करने वाला फंस गया। और होता है कि किसी की शॉर्ट पोजीशन है, उसके सामने कोई दूसरा आ गया। फर्ज करें एक कोई शेयर है, आपने पहले बेच कर रखा है जी, ठीक है, आपने 1000 शेयर बेचे, और मैं आकर या 2-4 और लोग आकर उसे खरीदना शुरू करें, तो हम ज़्यादा खरीदते जाएंगे, तो वो शेयर का दाम बढ़ता जाएगा। तो आपको टेंशन होगी जी कि मैं तो बेच के बैठा हूं, मेरे पास शेयर भी नहीं है, तो वापस काटना पड़ेगा। तो अब आप जब काटने आएंगे तो और दाम बढ़ेगा। करेक्ट। तो तेजी करने वाले और जोश में आते हैं, तो इसको शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं कि पहले मंदी करने वाला फंसता है, जब मंदी करने वाला काटना आता है तो और दाम बढ़ते हैं और उछाल आता है शेयर के दाम में। ये पूरी शॉर्ट स्क्वीज की कहानी है। तो ये फंड्स पर इस शेयर की शॉर्ट पोजीशन पर शॉर्ट स्क्वीज हुआ। बिल्कुल। यूएस का एक हेज फंड था जी, उसने सबसे पहले इस पे शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू की। उसके बाद कई सारे हेज फंड्स ने बनाई। आमतौर पर आप यहाँ भी सुनते हैं ना, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं जो लॉन्ग शॉर्ट दोनों रखते हैं जी। वो क्या कहते हैं कि देखिए हमारा सिस्टम सिंपल है, हम लॉन्ग रखते हैं, लेकिन सामने हमारे कुछ सदाबहार शॉर्ट है जी। कि जैसे एक जमाने में सरकारी बैंक हुआ करते थे, करेक्ट, कि इनको कभी भी बेचो, इनका कुछ नहीं हो सकता जी। या कभी ऐसा होता है मेटल स्टॉक्स है, इनको कभी भी बेचो, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो वो वक्त की बात है, आज वही सबसे ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन अमेरिका के एक हेज फंड ने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी गेम स्टॉप में। ओके, ये सोच के कि ये नुकसान वाली कंपनी है, पुरानी कंपनी है, अब किसी फंड का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट रहा नहीं, तो अल्टीमेटली इसको नीचे जाना है, बेच के रखो। अपनी तेजी की पोजीशन के सामने हेजिंग है। कभी मार्केट गिरा तो गिरने में आगे रहेगा। हम ये कहते हैं ना कई बार कि बढ़ने में ये आगे रहेगा तो गिरने में आगे रहेगा। अब लेकिन हुआ क्या, ये जो शॉर्ट पोजीशन बनी है, इसमें शॉर्ट पोजीशन में
जितनी कंपनी की कैपिटल है पूरी पूंजी उससे ज्यादा शॉर्ट पोजीशन होगी। समझो 1 लाख रुपए की कैपिटल या 1 लाख शेयरों की कैपिटल है, 1,40,000 शेयरों तक की शॉर्ट पोजीशन बन गई। वाह, तो मतलब आपके पास अब शेयर ही नहीं है, उससे ज्यादा आप कैसे बेच सकते हो? करेक्ट, लॉजिकल बात है। तो इसमें हुआ ये कि एक तो शॉर्ट पोजीशन आपने शेयर बेचकर बनाई, दूसरा आपने शॉर्ट पोजीशन पुट खरीद कर बनाई। ओके। और वो सारी मिलकर जब हुआ तो उसके सामने क्या हुआ, कुछ ऐसे आपके सामने ट्रेडर्स आए जिन्होंने इसको खरीदना शुरू किया, और ये जनवरी में पिछले महीने उन्होंने इसमें खरीदारी अपनी शुरू की। एक तरफ हेज फंड्स बेच रहे हैं, दूसरी तरफ सामने रिटेल इन्वेस्टर्स आकर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो दोनों आमने सामने हो गए। अब रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदना शुरू किया तो भाव बढ़ना शुरू हुआ। भाव बढ़ना शुरू हुआ तो अब हेज फंड्स को लग रहा है कि भाव बढ़ रहा है तो हमें शॉर्ट काटना ही नहीं करना, कि अल्टीमेटली शॉर्ट में आपका पैसा तभी बनता है आप जब शॉर्ट काटते हैं। करेक्ट। तो अब हुआ ये, एक तरफ तो अब बेचने वाला कोई नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 140% आप बेच सकते हो, बेच चुके हो, और दूसरी तरफ खरीदने वाला कोई आ गया, तो बेचने वाला है उसको भी खरीदना है और खरीदने वाला है वो भी खरीद रहा है। तो उसका जो इम्पैक्ट आया, ये शेयर $50 से $500 हो गया, नॉन स्टॉप $50 से $500। और जैसे जैसे शेयर उछलता है, जिसने बेच के रखा है उसको नुकसान होता था। हम कई बार कहते हैं शॉर्ट सेलर ट्रैप हो गए, शॉर्ट्स बहुत ज्यादा बनी हुई है, शॉर्ट स्क्वीज, शॉर्ट ट्रैप, इसको जो भी नाम दे दें, ये गेम हुआ है पूरा। और इस पूरी प्रोसेस में एक फंड जो दिवालिया हो गया, पूरा खत्म, बर्बाद। मेलविन कैपिटल करके था एक फंड, हालांकि दूसरे और भी कई सारे फंड से जिनको नुकसान हुआ, लेकिन मेलविन फंड तो लगभग उड़ ही गया, पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। एक पोजीशन की वजह, खाली एक स्टॉक की वजह से, खाली एक स्टॉक, गेम स्टॉक में उसका पूरा गेम हो गया। किसने करा ये गेम, किया किसने? मतलब जो आप ट्रेडर्स बोल रहे हैं जिन्होंने खरीदारी करी, कौन है ये ट्रेडर्स? मतलब आम जनता, जिसे आप कह सकते हैं आम जनता, जिन्हें कोई जानता नहीं मानता नहीं। अच्छा। इस तरह के लोगों ने मिलकर, वो मतलब छोटे ट्रेडर्स। हाँ, वो कहते हैं कई बार जब बड़ी बड़ी सत्ता बदलती, क्रांति आती तो जनता लेकर आती क्रांति, यहाँ भी क्रांति जनता ही लेके आई। छोटे रिटेल ट्रेडर्स इन्होंने मिलकर खरीदा। कैसे हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। एक सोशल मीडिया साइट है बड़ी फेमस, रेडिट। ओके। इस साइट के कई सारे मेंबर्स हैं। सबसे पहले इस साइट के मेंबर्स ने इस शेयर को खरीदना शुरू किया। अच्छा। गेम स्टॉक को, कि सब उस साइट पर सारे मेंबर्स अपना आपस में अपने विचार रखते हैं, बातचीत करते कराते हैं, फोरम है। उसमें एक और फोरम है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट बेट्स। ओके। इस साइट के ऊपर एक फोरम, तो वॉल स्ट्रीट बेट्स पे एक सारे लोग आते हैं अपने अपने विचार में, ये खरीद रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे अच्छा क्यों अच्छा लगता है, क्यों खराब लगता है, ये सारी चीजें चलती है। और ये स्टॉक मार्केट की बड़ी फेमस फोरम है वहाँ पर, जहाँ पर लोग आकर चर्चा करते हैं। जैसे हिंदुस्तान में भी कई सारी फोरम है, आप जा सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपने विचार रख सकते हैं। बिल्कुल। और आप बता सकते हैं आजकल मुझे ये पसंद आ रहा है, मुझे ये आ रहा है। पिछले एक महीने में इस फोरम के जो मेंबर्स बढ़े हैं, 25 लाख से सीधा बढ़कर 85 लाख हो गए। लोगों को इतना इंटरेस्ट आया इस गेम स्टॉप की वजह से। गेम स्टॉप में जो गेम हुआ उससे इसके मेंबर्स बढ़ गए, और इसमें ज्यादातर वो सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो रिटेल ट्रेडर है, 100, 200, 500 शेयर करने कराने वाले। और वो भी कैसे, पैसे नहीं है। जिसे हमारे यहाँ पिछले एक साल में घर बैठे बैठे लोगों ने बहुत ट्रेडिंग शुरू की, नए अकाउंट खोले, करेक्ट। वैसे ही अमेरिका में भी जो स्टिमुलस दिया जा रहा है, ये $600 पकड़ो, ये $200 पकड़ो, ये $1000 पकड़ो, तो ये जो डॉलर्स आ रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड ट्रेडर्स हैं, लोग हैं, तो वो उसी पैसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं कि चलो पैसा आ रहा है, पैसे से पैसा बनाओ। तो इसमें ये जो रिटेल ट्रेडर से कोई 100, 200, 500 शेयर लेने वाले, इन्होंने ट्रेडिंग शुरू की। और ज्यादातर ट्रेडिंग जो हुई है दीप, वो हुई है वहां पर एक डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म है, उसका नाम है रॉबिनहुड। ओके। अभी आजकल बड़ी फेमस हुई है रॉबिनहुड भी, क्योंकि वहां पर है ना ब्रोकरेज नहीं के बराबर लगती है। ओके, है ना। और तो रिटेल ट्रेडर को क्या चाहिए, मुझे ब्रोकरेज नहीं लग रही है, खेलो बस, खेलो यूएस खेलो, वैसा वाला मामला है। तो ये पकड़ के वहां पर रॉबिनहुड में अकाउंट खुलवाया, अकाउंट खुलवा के देखा, चलो ले लो, $10 का है, $20 का है, $50 का ले लो, 50 का 55 हुआ, बेच दो, $5 आ गए दिन के। करेक्ट। ये इस तरह की ट्रेडिंग जो हुई, ये पूरे रेडिट पर एक वॉल स्ट्रीट फोरम कर, वॉल स्ट्रीट बेट्स नाम की जो फोरम थी, वहां से ये शुरू हुआ पूरा गेम। और ये सारे ज्यादातर ट्रेडर्स जो है, ज्यादातर, सारे तो नहीं, मैक्सिमम ट्रेडर जो है वो रॉबिनहुड के जरिए ट्रेड करते हैं। रॉबिनहुड मतलब अमेरिका का एक ब्रोकर समझ लीजिए, डिस्काउंट ब्रोकर जो कम ब्रोकरेज वाला, नहीं ब्रोकर, नहीं के बराबर ब्रोकरेज लेने वाला। समझ गया सर। पर फिर भी ठीक है, बड़ा नंबर है ट्रेडर्स का, रॉबिनहुड ऐप उन्होंने यूज करी, पर फंड्स के सामने इन्होंने जो ये शॉर्ट स्क्वीज किया, वो कैसे किया इन लोगों ने?
हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, इस पूरे कांड की शुरुआत जिसे मैं कांड कह रहा हूँ, इसकी शुरुआत सितंबर 2019 में हो गई थी। ये तो बहुत लंबी बात है। हाँ। और उस समय वॉल स्ट्रीट बेट्स का एक मेंबर है, उसने गेम स्टॉप नाम के स्टॉक पर चर्चा शुरू की, बातचीत शुरू की, लिखना शुरू किया कि गेम स्टॉप में क्या है क्या नहीं। फंडामेंटल थोड़ा लिखा कि इसमें वैल्यू हो सकती है, ये हो सकती है। उसका नाम डीप और बीच में 4-5 आप स्ट्रिक देखेंगे, वो स्टार, तो वो थोड़ा एक अपशब्द है, गाली वाला नाम है, इसलिए हम वो बीच वाला नाम यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस नाम का जो एक यूजर है, उसने ये कहा कि देखो, मैंने $50,000 के गेम स्टॉप खरीदे। उसने अपनी पोजीशन लिखकर डाली, बताई बाकायदा। जैसे कई बार अपने यहाँ भी स्क्रीनशॉट डाल देते हैं लोग, स्क्रीनशॉट डालते हैं, देखिए मेरा इतना प्रॉफिट आया, लॉस आया, वैसे उसने डाली। और जो डाली, जिसका नाम ये डीप और बीच में वैल्यू जो है, उसका नाम है कीथ गिल। ओके, ये कीथ गिल है, ये इसने इसकी शुरुआत की। इसने शुरुआत की सितंबर 2019 में, लेकिन इसके बारे में बाद में जो गेम बनना शुरू हुआ थोड़ा लेट हुआ। उसकी रीजन भी मैं बताता हूँ। पहले तो गिल ने सबसे पहले रेडिट पे यह बताया कि इस, और यूट्यूब पे भी उन्होंने बताया कि इस शेयर में क्यों वैल्यू है, उन्हें क्यों लगता है कि इसमें वैल्यू है, क्यों ये शेयर बढ़िया हो सकता है, भले आज की तारीख में खराब है, लेकिन उसमें उसके हिसाब से वैल्यू जो थी। और उसके बाद उसको देखकर जनवरी इस साल 2021 जनवरी से गेम शुरू हुआ। शायद पिछला एक साल वो कोविड के चक्कर में रह गया, कर गया, तो लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जनवरी में अचानक से इसी फोरम के दूसरे कई सारे मेंबर्स ने गेम स्टॉप को खरीदना शुरू किया। उन्होंने आपस में डिसाइड किया फोरम पे कि हम सब मिलके खरीदते हैं, और बोल के कि हम इन हेज फंड्स की बैंड बजाएंगे। अच्छा, इनकी बैंड बजाएंगे सबने आपस में। उस फोरम में कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। हाँ। सब रिटेल ट्रेडर हैं। लेकिन वो उन्होंने एक तरह से, मतलब जैसे होता है ना कि आप किसी देश में क्रांति हो रही तो जरूरी थोड़ी कि कश्मीर वाला कन्याकुमारी वाले को जानी जी कि कौन है क्या है, नाम से नहीं जानता कौन है क्या है, लेकिन सब एक साथ आ गए जी। ये रिटेल ट्रेडर सारे एक साथ आ गए, एक तरह से अपनी मोर्चा बनाकर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, अपन खरीदते हैं। और जैसे खरीदना शुरू किया, शेयर में एक्शन आना शुरू हुआ, तो सोशल मीडिया पे हो गया वायरल जी। और एक बार सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो वो कहते हैं ना कि इम्पैक्ट एक के बाद एक, सबको लगता है अरे वाह अरे वाह। तो अब इसमें अब क्या हुआ, जब गेम कोई बड़ा होने लगता है तो छोटे से बड़े इन्वेस्टर्स की भी एंट्री हो जाती है, बड़े लोगों की। करेक्ट। एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया, एक टेस्ला वाले हाँ। वो टेस्ला वाले भाई साहब ने खाली एक शब्द लिखा, हाँ। गेम स्टॉक को आप ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं कि अमेरिका में स्टॉक को वो एक लाइट वर्ड होता है, हाँ, स्लैंग जिसको कहते हैं कि हाँ, आम भाषा में बोलने वाला गेम स्टॉक। हाँ। ऐसा करने एलन मस्क ने ट्वीट किया, बस इतना कर दिया। अब एलन मस्क अगर इतना ट्वीट कर दे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, तो उसके बाद किसको क्या चाहिए फिर। तो भाई साहब पूछिए मत। हाँ। सारे रिटेल ट्रेडर जो दौड़ पड़े गेम स्टॉक के पीछे, धड़ाधड़ अनाप शनाप खरीदारी, जो भाव में मिले, जिस भाव में मिले ले लो। मतलब ऐसी आपाधापी पहले मैंने बिटकॉइन में देखी थी। हाँ। बिटकॉइन भी इसके पीछे कुछ नहीं रहा। मतलब बिटकॉइन प्राइस के हिसाब से काफी बड़ा, लेकिन ये तो पूछे मत। मतलब एक महीने में 30 गुना बढ़ा, कई सारे रिटेल इन्वेस्टर हजारों रुपए लगाकर लखपति और करोड़पति हो गए, लाखों करोड़ों कमाए। एब्सोल्युटली। तो वो जो फोमो जिसे कहते हैं, हाँ, बस उसके बाद कूदो बिल्कुल ठीक है। तो ये अब तो बन गए करोड़पति, पर अगर ये रिटेल इन्वेस्टर्स बने करोड़पति तो सर नुकसान भी किसी का हुआ होगा। तो सामने नुकसान कैसा हुआ सर? नुकसान हुआ डेफिनेटली फंड्स का हुआ है। और सबसे ज्यादा जिस फंड का भी हमने नाम लिया, मेलविन जी, वो तो निपट ही गया। हाँ, मतलब जब जो हेज फंड्स है ना, आमतौर पर हेज फंड्स क्या होता है कि हेज फंड्स का मतलब क्या है जी? हेज फंड्स के हमेशा 2 ट्रेड होते हैं, एक लॉन्ग का, एक शॉर्ट का। कुछ खरीदेंगे तो सामने कुछ बेचेंगे, वो इस तरह से अपनी पोजीशन बना कर रखते हैं। तो अब उन्होंने बेचने के लिए उनको सेफ स्टॉक्स ये दिखते हैं कि ये खराब कंपनियां, कमजोर कंपनियां, बंद होने वाली कंपनियां, दिवालिया वाली कंपनियां, नुकसान कर रही, इनको बेचो, जो कि नेचुरल है, कोई भी करेगा। तो लेकिन उसके सामने वो कुछ और खरीद कर भी रखते हैं। अब हो क्या गया, जब इनकी हेज फंड्स की पोजीशन स्क्वीज होने लगी, तेजी करने वाले आए, लो, तो अब भाव बढ़ रहा है तो आपको नुकसान हो रहा है। तेजी और मंदी में यही बड़ा फर्क है। आप तेजी करते हैं किसी स्टॉक में तो मैक्सिमम 100% आपका लॉस हो सकता है। करेक्ट। मंदी करने में तो इन्फिनाइट है। मतलब कितना भी जा सकता है ऊपर। हाँ। 10 वाला स्टॉक 0 हो सकता है, यानी 10 रुपए का नुकसान। 10 वाला 1000 तो हो ही सकता है।
शॉर्ट करके तो आप अनाप शनाप नुकसान हो सकता है। मेलविन कैपिटल की करीबन 55 मिलियन डॉलर की पोजीशन थी, यानी कि 400 करोड़ रुपए की, विच इज फेयर। 400 करोड़ की बहुत बड़ी नहीं होती किसी स्टॉक में पोजीशन। 400 करोड़ रुपए की पोजीशन पे उसको कितना नुकसान लगा आप सोच सकते हैं? बताएं सर। 18,000 करोड़ रुपए। 400 करोड़ पे सर? 400 करोड़, खाली 400 करोड़ पे 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान लगा। 40 गुना। हाँ, और क्यों काटने को ही नहीं मिला। अच्छा, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी काटने की, मौका ही नहीं मिला। वो मैं आगे समझाऊंगा क्यों नहीं काट पाए। लेकिन सारे फंड्स को मिलाकर जो समझा जा रहा है कि करीबन 43,000 करोड़ का 6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है एक स्टॉक पे, एक ही स्टॉक पे, खाली गेम स्टॉक में 6 बिलियन डॉलर, 43,000 करोड़। और ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया। ये सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने सबने मिलकर इनकी बैंड बजा दी। तो सिर्फ ये फंड्स का ही फिर नुकसान हुआ सर, या फिर बाद में जैसे एक्शन देख रहे हैं तो नुकसान तो दोनों तरफ ही फिर हुआ? नुकसान देखिए, पहले तो फंड्स का हुआ जब स्टॉक चढ़ा जी। अब क्या हुआ, स्टॉक के चढ़ने की कहानी होगी खत्म, 50 से 500 डॉलर पहुंच गया। अब हुआ गिरना शुरू, ठीक है। जब गिरना शुरू हुआ तो अब छोटे ट्रेडर्स का नंबर आया। मार्केट इज ग्रेट लेवलर, सबको बराबर, मजबूत वालों को भी सिखा देता है और कमजोर वालों को भी सिखा देता है, दोनों तरह का। बड़े इन्वेस्टर्स को भी सिखाता है, फंड मैनेजर्स को भी, तो रिटेल को भी सिखाता है। ऐसा नहीं कि सीखने का ठेका खाली रिटेल ने ले रखा है, बड़े इन्वेस्टर्स भी कई बार सीखते हैं। तो हुआ ये कि अब इस गिरावट में जो सबसे पहले तो जो रॉबिनहुड के जो ये ट्रेडर्स थे, इन्होंने नुकसान करना शुरू किया। बढ़ते हुए गेम स्टॉप में नुकसान किया फंड्स ने, गिरते हुए में रिटेल वालों ने, क्योंकि अब किसी ने 50 में लिया, 100 में लिया, 150 में, 200 में, कुछ तो होंगे जिसने 400 में भी लिया, 450 में भी लिया। अब जब उल्टा शुरू हुआ तो उनको नुकसान होना। क्यों? क्योंकि जनवरी के अंत में जब ये गेम बड़ा हो गया तो क्या हुआ कि कई सारे ऐसे फंड से जिन्होंने सोचा कि चलो काट के खत्म करते हैं, बहुत हो गया भाई, अब कहीं तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, काटो, नुकसान बुक करो और बैंकरप्सी यानी दिवालिया फाइल कर लो, हम दिवालिया हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, 28 जनवरी को रॉबिनहुड ने बैन कर दिया कि मेरे यहाँ कोई ये शेयर नहीं खरीद सकता। और सबसे ज्यादा रिटेल वाले जो शेयर खरीदे थे वो रॉबिनहुड में ही खरीदे थे। तो जैसे ही सर्किट खुलता, रॉबिनहुड पे जाके वो शेयर खरीदते तो फिर सर्किट लगता, फिर बढ़ता। लेकिन अब रॉबिनहुड ने बोला कि आप खाली बेच सकते हो, खरीद नहीं सकते। और उनके देखा देखी कई और सारे दूसरे ब्रोकर्स ऐसे थे जिन्होंने रोक लगा दी कि आप शेयर नहीं खरीद सकते। तो अब क्या हुआ, अब खरीदने वाला तो कोई बचा ही नहीं, बचे कौन? बेचने वाले। अब जब सिर्फ बेचने वाले बचे तो एक ही दिन में 90% निकल गया स्टॉक। 500 वाला 50 आके फिर 90% तक आकर वो बंद हुआ। 483 के आसपास का हाई बनाया और $50 पे आ गया अभी ये शेयर। इसमें जो नुकसान हुआ, अब वो आप सोचोगे वो तो माइंड बॉगलिंग है। हाँ। $30 बिलियन, 2 लाख करोड़। वाह, 2 लाख करोड़ मतलब आप कैसे समझे? L&T, मतलब एक तरह हिंदुस्तान में L&T के मार्केट कैप की जितनी कंपनी पूरी उड़ जाए उतना नुकसान हो गया है ये जनवरी से लेकर अब तक, यानी कि मुश्किल से 3-4 दिनों में। बिल्कुल। तो जितना फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान हो गया। हाँ, उससे ज्यादा नुकसान हो गया, पूरा मार्केट कैप उड़ गया। अच्छा सर, ये गेम स्टॉप पर तो इतना बड़ा एक्शन हुआ, बट काफी सारे और स्टॉक्स भी चर्चा में आ रहे थे, तो कुछ और भी नेम्स? हाँ, इसमें जनरली क्या है कि जो ऐसे नाम जहां पर आमतौर पर हेज फंड शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं वो नाम सब चर्चा में गया। AMC, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, ब्लैकबेरी, नोकिया, एक्सप्रेस ग्रुप, ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली कमजोर माने जाते हैं। तो उनके चक्कर में पीछे पीछे ये भी बढ़ गए। तो वहां पर भी ट्रेडर्स ने बोला अच्छा और कहाँ हेज फंड्स की शॉर्ट है, सब खरीदो, चलो सब खरीदो, जो खरीदो वैसा होने लगा। तो बाकी इन शेयरों में भी बड़ी खरीदारी हुई। अब गिरे तो ये भी साथ में गिरे, दोनों साथ में गिर रहे हैं, लेकिन बाकी भी इफेक्ट कई सारे शेयरों पर आ गया। अच्छा सर, लास्ट वीक के एंड में और इसी वक्त की शुरुआत में सिल्वर पर भी ऐसे कुछ एक्शन दिख रहा था और पता चला था कि शायद वहां पर भी ये हो रहा था। तो सिल्वर में भी इन्होंने कुछ कोशिश करी। सिल्वर पे क्या, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड वायरल हो गया, हैशटैग सिल्वर स्क्वीज। अच्छा, सिल्वर पर भी स्क्वीज करेंगे। हाँ, तो लोगों ने कहा सिल्वर में भी ऐसे ही होगा। और हुआ भी, $24-25 से $30 नॉन स्टॉप बढ़ गई सिल्वर, मतलब 25% से ज्यादा, इनफैक्ट 1/3। बजट डे पे तो हमने बात बजट डे पे और 71-72 हजार से ऊपर निकल गई हमारे यहाँ भी। तो बाद में सिल्वर में लेकिन गेम पूरा बड़ा बना नहीं। रीजन ये कि सिल्वर में सप्लाई आ जाती है। देखो गेम स्टॉप की तो इक्विटी जितनी उतनी है जी, नए शेयर तो आप छाप के नहीं दे सकते। करेक्ट। और 100 रुपए की इक्विटी 140 शेयर आप बेच दो
तो फंसोगी। फंसोगी। लेकिन सिल्वर में तो सप्लाई आ जाती ना। अब अगर आज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हर आदमी अपने घर की सिल्वर निकाल ला के बेचना शुरू कर दे तो सप्लाई भी है। इस वजह से सिल्वर में ज्यादा लंबा चला नहीं हुआ, 2-3 दिन में। अब तो वापस देखिए सिल्वर भी नीचे आ गया, लेकिन कोशिश की हुई थी कि सिल्वर में भी ऐसा गेम किया जाए। चलिए, तो कोशिश वहां पे हुई थी। अच्छा, ये जो गिरावट में आप कह रहे थे कि वो रॉबिनहुड ने रोक लगाई, तो इस पूरे सागा में रॉबिनहुड का रोल क्या है? जब ये शुरुआत हुई तब रॉबिनहुड ने क्या किया? रॉबिनहुड ही सबसे बदमाश है इसमें। अच्छा, उसने क्या किया, ये वहां का अमेरिका का डिस्काउंट ब्रोकरेज है। ये क्या करता है, अपने डेटा, अपने क्लाइंट के डेटा दूसरों को बेचता है। और अमेरिका में ये लीगल है कि मतलब मेरे जितने रिटेल क्लाइंट हैं उन्होंने क्या पोजीशन बना रखी है, ये हेज फंड्स को बेच देता जाके कि मेरे यहाँ टोटल रिटेल ने इतना ये खरीद रखा है। तो आमतौर पर क्या होता है, रिटेल हेज फंड बेचता है, गेम स्टॉक जैसे पेनी स्टॉक रिटेल खरीदते हैं, तो वो बोलता है अरे देखो इसमें सारे रिटेल की पोजीशन है, फंड कोई है नहीं, आपको करना है तो आप कर लो, ऐसे करके वो। और इन्होंने क्या किया, एक सिटाडेल कैपिटल है, उसको ये सारे गेम स्टॉप के डेटा बेचे। और सिटाडेल कैपिटल ने मेलविन कैपिटल को लोन दिया हुआ था, जिसका दिवालिया हुआ। हाँ। तो कनेक्शन मिल गया। तो रॉबिनहुड का पूरा रोल है, ये जो मेलविन फंड ने पहले जो शॉर्ट पोजीशन बनाई, इसमें कहीं न कहीं रॉबिनहुड ने उसको इन्फॉर्मेशन दी और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने पोजीशन बनाई। अच्छा। ये गेम एक साइड का है। ये बढ़ने के वक्त, हाँ, जब गिरा तो भी इनका रोल है पूरा। और गिरने जो वापस स्टॉक तेजी से गिरा, इसमें भी रॉबिनहुड ही विलेन है। अच्छा, क्यों कि पहली चीज तो इन्होंने क्या किया, मेरे यहाँ कोई शेयर खरीद नहीं सकता। अरे भाई सब आपके यहाँ खरीदे हुए हैं पहले, हाँ। और अब बेचना, अब खाली आप बेचो तो बेचेगा कौन? करेक्ट भाई, अगर सबको आप खरीदने ही नहीं दोगे तो बेचने वाला बेचेगा किसको? तो पहली चीज तो ये उन्होंने रोक लगा दी कि कोई खरीद नहीं सकता। अब खरीद नहीं सकते तो सारे रिटेल वाले क्या करते थे, जैसे भाव खुले खरीदते थे और भाव बढ़ता था तो अब वो खरीद नहीं पाते। अब सिर्फ बेचने की मंजूरी है, और बेचने के बाद अगर कोई बायर नहीं है तो आप बेचो किसके, तो शेयर और गिरने लगा। और ये गिरने से शेयर के ट्रेडर्स फिर सोचे कि यार अब तो हम मर जाएंगे, फंस जाएंगे। करेक्ट। तो और बेचने शुरू किए। जो पैनिक खरीदने का था वो पैनिक बेचने का हो गया। हाँ। कई लोग कहते हैं कि ये सिटाडेल के इशारे पे ही रॉबिनहुड ने लगाई इस पर, कि सिटाडेल ने कहा भाई हम तो तुमको पैसा देकर डेटा लेते हैं, कुछ करो हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बाइंग ही बंद कर देता हूँ। जैसे एक ब्रोकर होता है ना, कई बार मार्केट बड़ा वोलेटाइल होता है तो बाइंग का F1 कैंसिल, आज आप खरीद नहीं सकते हैं, वैसा उसने किया। और लेकिन रॉबिनहुड का ये कहना था कि अमेरिका के जो एक्सचेंजेस हैं, क्लियरिंग हाउस है, उन्होंने हमसे ज्यादा मार्जिन की मांग की, तो और मार्जिन लाओ। हाँ। इसके लिए हमने बाय बैन कर दिया। अच्छा। अब वो जो भी हो, सही हो गलत हो, लेकिन रोल पूरा रॉबिनहुड का है, दोनों ही तरफ का। अच्छा, तो रॉबिनहुड ने यहाँ पर कांड पूरा उन्होंने किया है। अच्छा, पर सर एक छोटा सवाल है, हमारे बाजार में तो 20% का सर्किट होता है मैक्सिमम, यहाँ पर हम देख रहे हैं 50-60% दिन की मूव हो रही है, तो वहां पर ये सर्किट का कॉन्सेप्ट नहीं है? सर्किट का कॉन्सेप्ट है दीप, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग है। अच्छा। पहली चीज तो ये गेम स्टॉप लाइक के जो शेयर हैं, इनमें सर्किट लिमिट 30% की है। अच्छा, ठीक है। $1 से ऊपर के जो है उनमें 30% की होती है। $1 के नीचे का भाव जिसका है उसका 50% की होती है, वहां प्राइस से होता है, पहला। दूसरा, सर्किट लगा तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आपकी ट्रेडिंग बंद होती है। अच्छा, और 5 मिनट में अगर वापस 30% बढ़ गया तो फिर सर्किट लगेगा, फिर 5% में 30% बढ़ गया तो सर्किट लगेगा। ओके, ऐसे हर 5-5 मिनट में आपका सर्किट। तो इसलिए सर्किट, नंबर ऑफ सर्किट कोई फिक्स ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट्रिक्शन है आपके लिए। ओके, अभी सर्किट लगा, 30% बढ़ गया, सर्किट लगा, 5 मिनट के लिए बंद, वापस खुला और 30% बढ़ गया, फिर सर्किट। तो दिन भर में आपको जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। अच्छा, तो कोई लिमिट है ही नहीं। जनवरी के महीने में कुल मिलाकर 40 बार ट्रेडिंग रुकी है गेम स्टॉप में, मतलब 40 सर्किट 30-30% के लगे। अब आप लोग अगर 30%, क्योंकि नीचे के भाव से अब जब आप गिनेंगे तो 30% भी बहुत होता है, और इस बीच में ऊपर नीचे भी हुआ है, एक तरफा नहीं चला। 25 जनवरी को 7 बार सर्किट लगा, 26 जनवरी को 5 बार सर्किट लगा, और 28 जनवरी को 19 बार सर्किट लगा उस शेयर में। तो 28 जनवरी इसका पीक डे था, मतलब एक्शन के हिसाब से। उसके बाद पूरी दुनिया में गेम स्टॉप हिट हो गया। आपको तो याद है, हमने बात भी करी थी, पहले बात की थी। हाँ। उसके बाद ये वायरल भी हुआ था इंडिया में। सबसे पहले इंडिया में बात करने वाले हम ही थे। और अब इसीलिए हमें लगा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट है, आपके सामने आए। तो 28 जनवरी को 19 बार सर्किट। 19 बार सर्किट। सर इतना बड़ा गेम हो गया, रेगुलेटर्स क्या कर रहे थे यूएस के? सो रहे थे दोनों ही तरफ। लेकिन अमेरिका के रेगुलेशन बहुत वीक है इस मामले में। ये एसईसी ने कहा हम जांच करेंगे, वहाँ की सेबी है वो एक तरह से। और नेस्डेक के सीईओ का बयान आया कि भाई हम गेम स्टॉप में ट्रेडिंग रोक सकते हैं। अब इतना बढ़ने के बाद आप बोलोगे तो उल्टा दूसरी तरफ भी नुकसान हुआ है। तो कोई खास एक्शन रेगुलेटर्स का हुआ नहीं है। अच्छा सर, इतना बड़ा गेम हुआ है, हमारे लिए सवाल बनता है कि आप भारत में भी ऐसा कुछ पॉसिबल है? ऑलमोस्ट नहीं ना। अच्छा, उसका रीजन बता रहा हूँ। पहली चीज तो कि हमारे यहाँ के नियम बहुत अच्छे हैं,
रेगुलेटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट वाइड कितनी पोजीशन आप ले सकते हो उसके ऊपर बहुत क्लियर कट नियम है। पहली चीज है कि जो फ्री फ्लोट है, यानी कि प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी निकाल दो, उसके बाद जो शेयर बचे वायदा कारोबार में उसकी 20% से ज्यादा आप ले ही नहीं सकते हो। इसलिए हम बार बार कहते हैं ना, फिर वो बैन में आ गया, मतलब जितना एक्टिव स्टॉक अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए उसका 20% पोजीशन बन गया बस, तो आपके पास बचे ही कहाँ है शेयर। तो आप ये 140% जो कर दो पोजीशन, इक्विटी से ज्यादा आप शॉर्ट कर दो, वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हर एक क्लाइंट की पोजीशन लिमिट तय है, 1% से ज्यादा आप किसी स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट बना नहीं सकते। उतार चढ़ाव थोड़ा सा हुआ, सेबी की कड़क निगरानी है, एक्सचेंजेस की कड़क निगरानी है। अच्छा, एक और चीज है, कई बार वहां पर अमेरिका में ये सिस्टम है कि आप ब्रोकर से शेयर उधार लेते हो और बेच देते हो, और ब्रोकर किसी भी क्लाइंट के शेयर लेके उधार भी दे देता है। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ब्रोकर उधार नहीं दे सकता, डिपॉजिटरी उधार नहीं दे सकते। अगर आपको लेना है ALBM में तो आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से ही ले सकते हो। करेक्ट। तो और देने वाला सीधा क्लाइंट होगा, क्लाइंट टू क्लाइंट ले सकते हो। तो ब्रोकर के पास राइट नहीं है किसी और के शेयर आराम से किसी को दे दे। इसलिए हमारे यहाँ ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ये चांस है कि गेम स्टॉप जैसा गेम हो जाए। तो वो डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, दोनों ही है, मौका भी नहीं है रिटेल के लिए। बिल्कुल। पर सर, बड़ा सवाल तो ये बनता है, क्या सीखना चाहिए इस बड़े गेम से? देखिए, गेम स्टॉप में जो हुआ, गेम स्टॉप में पहला गेम जो शुरुआत वाला हुआ वो पूरा सर्किट टू सर्किट का था। 30% के सर्किट लग रहे हैं और स्टॉक भागे जा रहा है। तो और जब सबसे सर्किट टू सर्किट वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब ये लगते हैं सर्किट ऊपर के तब भी वैसे लगते हैं, नीचे के लगते हैं तब भी, तो आपकी एंट्री और एग्जिट नहीं है जी। लगा सर्किट, खुला सर्किट, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, जिन्होंने $50 में खरीदा, $20 में खरीदा, आज वापस $50 आ गया, जहां से चला वहीं से आ गया, 7 दिन 15-10 दिन की यात्रा में वापस वहीं के वहीं पहुंच गए। तो अगर आपने टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं किया तो नॉशनल प्रॉफिट बहुत लोगों ने देखा है, करोड़ों रुपए के प्रॉफिट देखे हैं। कुछ ट्रेडर्स की तो मैं कहानी सुन रहा था कि उन्होंने क्या देखा और क्या हो गया, वापस जहां से शुरू किया वहीं के वहीं आ गए, वहीं पे आ गए। उल्टा कई सारे तो नुकसान में भी हैं। तो इसलिए अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो ही आपका प्रॉफिट है, खाली हवा में प्रॉफिट देख के कोई फायदा नहीं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अल्टीमेटली भाव किसी भी तरह से नीचे या ऊपर आर्टिफिशियली अनाप शनाप समय के लिए आप मेंटेन नहीं कर सकते। अगर कोई शेयर बहुत खराब है तो अल्टीमेटली वो गिरेगा ही, और कोई शेयर बहुत अच्छा है तो वो अल्टीमेटली बढ़ेगा ही। तो अगर हेज फंड्स भी चाहें कि हम आर्टिफिशियल तरीके से शेयर को दबा के रखें तो वो दबा नहीं सकते। सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी ये सोचे कि हम खरीदेंगे इसलिए भाव कुछ भी हो जाएगा, तो वो भी होने वाला नहीं। तो अल्टीमेटली शेयर फंडामेंटल्स पर ट्रेड करते हैं, और वो फंडामेंटल्स आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन सबसे पहली सीख सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्किट टू सर्किट चलने वाले शेयरों में हमेशा एंट्री और एग्जिट का डर रहता है, वो ध्यान में रखना जरूरी है। बिल्कुल सर। तो रिटेल ने एक बार टक्कर दी फंड्स को, हाँ, पर अल्टीमेटली जो बाजार का एक बार तो उड़ा दिया उन्होंने फंड। आई एम श्योर लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, पूरा गेम समझ में आया होगा कि किस तरह से ये सारा अमेरिका में कमाल हुआ है। तो ये था शेयर बाजार का गेम स्टॉप। आशा है कि आप समझ पाए होंगे कि इतना बड़ा गेम एक शेयर में एक ही महीने में कैसे हुआ, बड़ी तेजी और उसके बाद रिकॉर्ड गिरावट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।